इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना पर इंडिया टीवी का ये स्वास्थ्य सम्मेलन है। जी हां, कोरोना की ये दूसरी लहर हिंदुस्तान में संक्रमण की सुनामी लेकर आई है। किलर वायरस बेहिसाब लोगों की जिंदगी छीन रहा है। कोरोना की ये लहर इस बार लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी लेकर आई है। पशुपेश की स्थिति है। जिस तरह से बहरूपीय कोरोना ने अपना रूप बदला है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर करे तो करे क्या और कैसे बचे इस डबल म्यूटेंट वायरस से। हैरान और परेशान करने वाली बात यह भी है कि कोरोना का यह नया स्ट्रेन कई बार आरटी-पीसीआर टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आता है। तभी हमने कहा कि यह स्ट्रेन बहरूपिया है, यह कोरोना बहरूपिया है। बच्चों में भी इसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इतना ही नहीं, एक चौंकाने वाली स्टडी में यह भी खुलासा हुआ है कि यह वायरस हवा से भी फैल रहा है। यानी कोरोना का यह नया रूप भयानक ही नहीं बल्कि बहुत भयानक, बहुत खतरनाक है। कोरोना को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी शंकाएं होंगी जो आपके मन में आ रही होंगी। आज हम अपने इस इंडिया टीवी के स्वास्थ्य सम्मेलन के जरिए उन सभी सवालों का जवाब और समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। आज पूरे दिन आपके लिए स्वास्थ्य सम्मेलन इंडिया टीवी कर रहा है, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और कोरोना पर हर सस्पेंस, आपका हर कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर कर देंगे। कोरोना स्वास्थ्य सम्मेलन हम शुरू करें उससे पहले कोरोना से जुड़ी हुई आ रही इस वक्त की कुछ बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की, जहां पर कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। उसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कोरोना मैनेजमेंट पर एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बेकाबू कोरोना के हालात पर बात करेंगे। इस मीटिंग में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही वाराणसी के वो डॉक्टर्स भी हैं जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। दरअसल वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। केवल अप्रैल की ही अगर बात करें तो हर दिन कोरोना विस्फोट हो रहा है और करीब 18,000 से ज्यादा केसेस वाराणसी में निकल चुके हैं। और बीते कुछ घंटों की ही अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो अस्पताल में बेड्स की कमी भी सामने आ रही है, वेंटिलेटर की भी समस्या आ रही है। आपको ध्यान होगा कि परसों ही खबर आई कि रोटी बैंक के संचालक भी कोरोना संक्रमित हुए, उनकी जान चली गई। ऐसे बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। एक बैठक में प्रधानमंत्री कोरोना कंट्रोल का क्या फॉर्मूला बताएंगे, इसका अपडेट हम लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन अब आपको कोरोना का आज का ऑल इंडिया मीटर दिखाते हैं। ये ऑल इंडिया मीटर लगातार चौथे दिन 2 लाख के पार जा चुका है और अब ये 3 लाख की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,61,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि मौत का आंकड़ा पहले से और ज्यादा डराने वाला है। पिछले 24 घंटे में 1,500 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 1,38,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट आप अच्छी कह सकते हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या पूरे देश में 18 लाख को पार कर चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर शहर शहर कहर बरपा रही है। इससे लेकर आपके और हमारे मन में कई तरह के सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिनके जवाब और समाधान दोनों ही ढूंढना जरूरी है। इसके लिए इंडिया टीवी आज स्वास्थ्य सम्मेलन कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य सम्मेलन में इस वक्त दुनिया के 3 टॉप डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। हम उनके साथ एक एक सवाल का जवाब इस चर्चा के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजीव चौबे, आप शंघाई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, आप यूएस के पेंसिल्वेनिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हम अलग अलग देशों के डॉक्टर से सलाह मशवरा करने वाले हैं, सर सबसे पहले शुरुआत शंघाई से। संजीव जी, ऐसा क्या किया जा सकता है या ऐसा क्या इन देशों ने किया है जहां पर कोरोना की रफ्तार धीमे हो गई है, जबकि भारत अब इस टैली में टॉप कर रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि रफ्तार हो गई है। यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है अभी 3rd वेव ऑफ कोरोना चल रहा है। और एक अभी जो लैंसेट की जो नई स्टडी 2 दिन पहले आई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये पहले हम लोग सोचते थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बट अभी इसको ड्रॉपलेट वर्सेस एयरबॉर्न इन्फेक्शन मतलब कंसीडर किया जा रहा है। एक कुछ लोगों का मानना है कि ये ड्रॉपलेट है, कुछ लोगों का मानना है कि एयरबॉर्न है। अगर ये एयरबॉर्न है तो ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन होती है, हम उसमें 2 मीटर तक का डिस्टेंसिंग से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एयरबॉर्न है तो ये डक्ट के रास्ते, ट्रैवलिंग के रास्ते, किसी का स्नीजिंग और थ्रू द एयर इवन टू द एनिमल्स,
इट कैन गो। तो सब ये मेन प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। अब रह गई कि सिचुएशन इंडिया में जो बदतर से बदतर ये हो रही है, क्योंकि हम लोग काफी रिलैक्स हो गए थे लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी, जब नवंबर दिसंबर में जब इनकी टाइम कम होने लगे, 1000 केसेस आए, 800 आए, तो सोचे कि अब दोबारा नहीं आएगा, लोग अपनी वापस जिंदगी में चले गए। लेकिन ये दोबारा जो सुपर म्यूटेंट जिसमें ये दोबारा फिर से अपना वेरिएंट चेंज करके आ रहा है, और उसके बाद जो है ये लोगों को डबल और फास्टर रेट से इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये जो अभी रिसेंट जितना भी मास गैदरिंग, मॉब गैदरिंग और जितने तरह के भी इवेंट्स जो जहाँ पे इस तरह के हो रहे हैं, उनको तो इमीडिएट इफेक्ट से जो है उनको बंद कर देना चाहिए, ताकि कम से कम संक्रमण हो सके। और नॉट ओनली द पर्सन, जहाँ पे गए हैं, हर वो आदमी एक चेकअप होना चाहिए जो उस एरिया में इन्फेक्टेड है। अगर एक आदमी बिल्कुल सर, आप समाधान की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए हम समाधानों पर आगे जाने से पहले कारण ढूंढ लेते हैं कि क्यों आखिर टेस्ट कराने वालों की इतनी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, आप क्या वजह समझ पा रहे हैं, आखिर इतनी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं केवल टेस्ट कराने वालों की? देखो, अभी मैंने डॉक्टर धीरज कौल दूसरे शो पे भी थे, और मैं कई एक्सपर्ट से पूरी तरह से असहमत हूं। पहली बात मैं ये कहूंगा कि हम सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं, मतलब ये आंकड़े बता रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, तो कुछ ऐसी भी न्यूज ढूंढ लेंगे कि उसमें कोई आशा की बात हो। एक चिले में बहुत अच्छी स्टडी है साइनोवैक वैक्सीन पे, वैक्सीन बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं दुनिया में, तो ये भी लोगों को समझ देना चाहिए। और दूसरी बात है, @drgodse_ravi1 ये मेरा ट्विटर हैंडल है। आई एम सेंडिंग सम आइडियाज, और उसमें सबसे आइडिया है कि अगर आपको सप्लाई बढ़ाना है तो आप इमीडिएटली डिमांड कम कर सकते हो। मेरे ख्याल से सर, मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा लेती हूं, क्योंकि आप सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, हम सॉल्यूशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत में जागरूकता आ रही है? जो टेस्ट लैब्स में पहले कुछ 100 या कुछ हजार, 1000, 2000 टेस्ट हुआ करते थे, आरटीपीसीआर टेस्ट की अगर बात करें, अब वहां पर कतारें लंबी लग रही हैं, टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ा परिवर्तन, ये क्यों देख रहे हैं आप? क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों की टेस्ट कर रहे हैं जिनकी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन पागलपंती है। पागलपन की परिभाषा ये है कि आप वही खराब उपाय 2 बार दोहराए और अलग नतीजे की अपेक्षा करें। ये जर्मनी में कितने पैसे है, कितने मास्क है, कितना आइसोलेशन है, कितना ट्रेसिंग है, फिर भी वहां तीसरी लहर आई। और दूसरी बात यह है कि इंडियन लोग तो अच्छी तरह से मास्क पहनते नहीं है, बराबर है। तो अगर ये मास्क पहनते नहीं है तो फिर दिसंबर में कोरोना क्यों चला गया था? कोरोना चला गया था ना ऑलमोस्ट, अभी वापस आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मास्क नहीं पहनो, लेकिन ये कह रहा हूं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे, ये ओनली रीजन नहीं है। दूसरी रीजन ढूंढो। लोगों पे चिल्लाना ठीक है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, लेकिन लोग मास्क दिसंबर भी नहीं पहन रहे थे, फिर भी कोरोना ऑलमोस्ट चला गया था। गलती हम लोग ये कर रहे हैं कि ज्यादा लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं। हॉटस्पॉट पे अगर लॉकडाउन लगा है तो एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग जरूरी नहीं है। लेकिन डॉक्टर, कई डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस कैरियर बन सकते हैं। ऐसे में अगर उनके बारे में टेस्ट करके ये पता चल जाए कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या नहीं, तो उन्हें आइसोलेट किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? इसके लिए तो लॉकडाउन है ना, बंबई में लॉकडाउन लगा है ना। अगर किसी पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण है, अगर वो बाहर ही नहीं जा रहा है तो क्या फायदा, वो दूसरों को कैसा देगा? प्रॉब्लम क्या है, देखो, अगर किसी आदमी का टेस्ट पॉजिटिव आया, ओके, और उसके पास थोड़े पैसे है, तो वो डर जाएगा कि मुझे शायद ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। वो न्यूज पे देख रहा है बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो अस्पताल में जाके भर्ती होगा। वो भर्ती होगा, उसको जरूरी नहीं है, लेकिन वो डर के मारे भर्ती होगा। उसके पास पैसे है तो बेड कम हो जाएंगे, व्हाट्सएप पे स्टोरी आएंगे, बेड और कम हो जाएंगे, और लोग जाएंगे, ऐसा पॉजिटिव साइकिल चलता रहेगा। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को हॉटस्पॉट में अगर लॉकडाउन लगाया है तो लॉकडाउन से तो एसिम्प्टोमेटिक लोग एक दूसरे को नहीं दे सकते ना। तो अगर एसिम्प्टोमेटिक लोगों का कतार बंद किया हम लोग, तो जो लोगों को सिम्टम है, एसिम्प्टोमेटिक लोग भी एक दूसरे को आपकी बात से डॉक्टर गोडसे मैं ये समझ पा रही हूं कि आप लॉकडाउन के पक्षधर हैं, जिससे कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ना बने और कोरोना की चेन टूटे, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैं आगे इस पर आपसे और चर्चा करूंगी। न्यूयॉर्क से हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल हैं। डॉक्टर कौल साहब, हम थोड़ा सा वैक्सीनेशन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि
45 प्लस का जो पैरामीटर है वैक्सीन का, ये जो दायरा है, इसे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग इम्यून हो, इसलिए कोरोना वायरस के ऊपर एक रोकथाम लग सके। इस पर आपका क्या मानना है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, लेकिन अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं एक रिकैप बताना चाहूंगा, बिकॉज जो आप पहला सवाल आपका था, व्हाट इज द रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कई डॉक्टर्स मेंशन कर चुके हैं, देखिए कोरोना से बचने का नंबर 1 फॉर्मूला है प्रिवेंशन। मैं जब प्रिवेंशन की बात करता हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आपकी बॉडी के अंदर वायरस घुसे ही नहीं। उसका एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हैंड वॉशिंग एंड डबल मास्किंग। डबल मास्किंग इसलिए क्योंकि अब रेयर स्ट्रेन्स भारत में बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं, जो अमेरिका में भी हम 50% देख रहे हैं। दिसंबर में अमेरिका के अंदर तकरीबन 5.7% प्रेवलेंस की यूके स्ट्रेन की, आज 46% के करीब है विद इन 3 मंथ्स। और ये ऐसा स्ट्रेन है जो बहुत तेजी से फैलता है। और तीसरी बात, हम पिछले साल अप्रैल मई के अंदर आर्टिकल्स आ चुके हैं साउथ कोरिया से कि एयरबॉर्न हो सकता है, जिसे हम एरोजोलाइज्ड बोलते हैं। मैक्रो ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक फैलती हैं। एरोजोलाइज्ड छोटे छोटे वायरस के पार्टिकल हवा में 3 घंटे तक तैर सकते हैं, इसीलिए इन्फेक्टिविटी होती है। इसीलिए आपको डबल मास्क और आइडियली N95 लगाना उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इशू जो आ रहा है भारत के अंदर, वैक्सीनेशन की रेट। अब वैक्सीनेशन आपको इन्फेक्शन से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे, इसका हमारे पास डाटा नहीं है। वैक्सीनेशन क्या आपको एसिम्प्टोमेटिक कैरियर से प्रोटेक्ट करता है, ये भी हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि वैक्सीनेशन आपको मोर्टेलिटी, आपकी डेथ बचाएगा और आपको सीवियर कोविड से बचाएगा। पॉइंट नंबर 2, भारत के अंदर वैक्सीनेशन रेट रेयर म्यूटेंट। तीसरी इश्यू टेस्टिंग। मैं डॉक्टर गोडसे को रिस्पेक्टफुली इनकी बात से एग्री नहीं करता। टेस्टिंग एक इंस्ट्रूमेंटल थिंग है टू फाइट अगेंस्ट कोविड। और भारत के अंदर एक और इशू आ रहा है कि जो RT-PCR है, जो एक मेन टेस्टिंग का सोर्स है, उसकी सेंसिटिविटी गिर चुकी है, 80, 75, 65% के करीब दिख रही है, जो कि हम नेजल स्वैब में जब कलेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं या कलेक्टिंग टेक्निक्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनको इरेज कर सकते हैं। और जो चौथी सबसे बड़े इश्यूज आप देख रही हैं वो ये है कि क्लस्टर्स के अंदर ये फैल रहा है। अगर एक परिवार में एक आदमी को हो गया, जो पहले वुहान वायरस में हमने नहीं देखा, नया स्ट्रेन पूरे परिवार को ग्रसित कर रहा है। और इसके अंदर यंग लोग बहुत बीमार हो रहे हैं मिनेसोटा, और यहाँ की भी जो हम स्टडीज देख रहे हैं, यंग लोग। डॉक्टर कॉल, इसमें जो आपने कहा कि टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ज्यादा आप ट्रेस कर पाएंगे और ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना मेरी मजबूरी है, और आप एक ब्रेक के बाद अपने जवाब के साथ कंटिन्यू करिएगा। रिपोर्ट आने में अभी भी 2 से 3 दिन का वक्त लग रहा है। ऐसे में जब ये वायरस पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर रहा है, तो हमारा अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल, SOP जिसे हम कहते हैं, वो क्या होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर रवि गोड से और डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम जैसे ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर कौल साहब, हम ये बात कर रहे थे कि अब हो ये रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक केस भी हैं, वो कैरियर बने हुए हैं, पूरा का पूरा परिवार एक साथ इन्फेक्ट हो रहा है। ऐसे में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते RT-PCR टेस्ट के या एंटीजन टेस्ट के, एंटीबॉडी टेस्ट के, ऐसे में हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, परिवार को क्या करना चाहिए? देखिए, इज दैट क्वेश्चन फॉर मी? जी हाँ, देखिए, सबसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, आप एक्सपोज्ड हो चुके हैं, तो आपको RT-PCR टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और जब तक आपका RT-PCR वापस ना आए, आपको क्वारंटाइन रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। नंबर 2, अगर आप सिम्टोमेटिक हैं और आपने RT-PCR टेस्ट कराया और आपके सारे लक्षण हैं, लेकिन RT-PCR नेगेटिव आया, जब तक वो रिजल्ट आता है आप क्वारंटाइन रहिए। अगर RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, आप उसे अगले दिन मे बी 24 to 48 आवर्स दोबारा रिपीट करिए। और डॉक्टर्स इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर RT-PCR नेगेटिव है, हाई क्लिनिकल सस्पिशन है, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो ट्रीटमेंट का पॉइंट है वो टाइम के अकॉर्डिंगली चलता है। ऐसा नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर सारी दवाइयां लेने शुरू लग जाए, या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट स्टेरॉइड रेमडेसिविर लेने लग जाए, उससे होर्डिंग होती है और चीजों की किल्लत पड़ जाती है। तो बहुत जरूरी है आप क्वारंटाइन करिए अपने आप को, जब तक आपके रिजल्ट्स वापस नहीं आते।
जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और डॉक्टर गोडसे साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार तो ये नियम पालन कर लेगा, लेकिन जो अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें हैं उसे कैसे कम किया जा सकता है, हम डॉक्टर गोडसे से डिस्कस करेंगे। और यूके से हमारे साथ अब डॉक्टर रजय नारायण साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे। इंडिया टीवी आज स्वास्थ्य सम्मेलन कर रहा है सिर्फ इसलिए कि कोरोना को लेकर आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं और सवाल हैं उसका समाधान मिल सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रही हूं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।